हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल के ऊपर। और आज हम कर रहे हैं मिरेकल सीरीज़ के 6th डे की शुरुआत। अब मिरेकल सीरीज़ क्लास 11th के अंदर हम लोग 45 डेज़ के अंदर 45 वीडियोस के अंदर पूरी की पूरी 11th का सिलेबस ख़त्म करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने थर्मोडाइनमिक्स के बेसिक्स के बारे में जाना था, न्यूमेरिकल्स करे थे। आज अपन क्या करेंगे, कुछ प्रोसेसेस के बारे में जानेंगे जिनके ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग इन प्रोसेसेस के साथ में 100% कंफर्टेबल फील करने लगो। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में जानेंगे इन डिटेल, आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में जानेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में जानेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में जानेंगे, साइक्लिक प्रोसेस के बारे में जानेंगे, फ्री एक्सपेंशन के बारे में जानेंगे। मतलब जितनी भी पॉसिबली थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस हो सकती हैं उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे इन डिटेल कि वर्क डन कितना होगा और डिफरेंट जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है, फीचर्स हैं, वो क्या होंगे। हमारी इस सीरीज़ का टारगेट क्या है, आपके फियर ऑफ फिज़िक्स को रिमूव करना, क्योंकि यही आपकी समस्या है मेन। अगर ये ख़त्म हो गया तो आप बोर्ड्स भी फोड़ दोगे, नीट का एग्ज़ाम भी फोड़ दोगे, जेई का एग्ज़ाम भी फोड़ दोगे। तो इन 45 डेज़ के अंदर मुझे 2 काम करने हैं। एक तो फिज़िक्स का डर ख़त्म करना है आप लोगों का, और एक बहुत कम टाइम के अंदर आपको सिलेबस कैसे ख़त्म किया जाए ये बताना है। मेरे साथ साथ आप लोग पढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि सब कुछ पढ़ेंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड स्टिल 45 वीडियोस इनफ होंगे हमारे 11th क्लास के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। सो लेट्स बिगिन टुडेज़ क्लास, राइट। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। यानी कि अगर आप आइडियल गैस के बारे में बात कर रहे हो, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, PV = nRT, तो इसके अंदर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, गैस का अमाउंट यानी कि n कांस्टेंट है और R तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता ही है, इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर कांस्टेंट रहेगा। इसको आप यूँ भी बोल सकते हो कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, गैस एक्सपेंड होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। आप इसको यूँ भी लिख सकते हो कि P1 V1 जो होगा वो P2 V2 के इक्वल होगा। मतलब फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट स्टेट में अगर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, सेकेंड स्टेट के अंदर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम P2 है, वॉल्यूम V2 है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। मेन बात हमारी यही है, राइट। अगर अपन एक आइडियल गैस के बारे में बात करें तो इंटरनल एनर्जी का सीधा सीधा मतलब होता है टेम्परेचर। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा, इंटरनल एनर्जी भी आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो इन प्रोसेसेस के अंदर डेल्टा U की वैल्यू आपको 0 मिलेगी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा Q जो है वो केवल और केवल किसके इक्वल होगा, डेल्टा W के इक्वल होगा। सोचो इतना मतलब मस्त कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जा रही है, क्योंकि हमने बहुत बेसिक से पढ़ा है चीज़ों को, इसलिए हमारे लिए अब ये बिल्कुल आसान हो गई है चीज़ें। अदरवाइज़ बच्चों को रटनी पड़ती है ये सारी की सारी चीज़ें। आपको दिख रही है ये चीज़ें, यही डिफरेंस है मतलब मिरेकल सीरीज़ और बाकी अदर सारे जितने भी कोर्सेज हैं उनमें, राइट। अगर अपन प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ ड्रॉ करें तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, मतलब वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर आपको डिक्रीज़ होते हुए नजर आएगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है ना, वैसा ग्राफ आपको मिलेगा। देखो, वॉल्यूम जब कम है तो प्रेशर ज़्यादा है, वॉल्यूम जब बढ़ा दिया तो प्रेशर घट के कम हो गया। तो ये ग्राफ जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर अपन बात करें कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वर्क डन कितना होता है, अगर आप वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 तक जाते हो, गैस को एक्सपेंड करते हो, तो सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग के ऊपर कितना वर्क किया जाता है। तो वर्क डन का ऑलरेडी मैं फॉर्मूला डिस्कस कर चुका हूँ, इट इज़ नथिंग बट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। और अगर अपन एक बड़े चेंज इन वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो अपन इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं, क्योंकि हमें एक बड़ा समेशन करना होता है। तो यहाँ पे हमें V1 से लेके V2 तक इस प्रोडक्ट का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। नाउ अगर प्रेशर कांस्टेंट होता तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते, बट प्रेशर तो खुद वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो प्रेशर एग्जैक्टली किसके इक्वल है, nRT डिवाइडेड बाय V। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर रखी। अब यहाँ पे N, R और T ये सब कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, बचेगा 1/V, और 1/V का इंटीग्रेशन हो जाएगा log V। तो वर्क डन हो जाएगा nRT log V। लिमिट्स रखेंगे, लोअर लिमिट एंड हायर लिमिट, तो ये हो जाएगा nRT log ऑफ V2 माइनस log ऑफ V1। अब log ऑफ A माइनस log ऑफ B किसके इक्वल होता है, log ऑफ A/B के इक्वल होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं वर्क डन इज नथिंग बट nRT log ऑफ V2 डिवाइडेड बाय V1।
फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। अगर आप इसको प्रेशर के रेशियो की फॉर्म में लिखते हो तो आप उल्टा लिख देना, ठीक है ना, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि V2 डिवाइडेड बाय V1 जो है वो P1 डिवाइडेड बाय P2 के इक्वल होगा। तो अगर प्रेशर की टर्म्स में वर्क को लिखते हो तो इट विल बी nRT लॉग ऑफ P1 डिवाइडेड बाय P2, P इनिशियल डिवाइडेड बाय P फाइनल। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, इट इज आइसोबारिक प्रोसेस। बार प्रेशर की यूनिट है, तो यहाँ से आपको याद रह जाएगा कि इस प्रोसेस के अंदर आपका प्रेशर P जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर आइडियल गैस की बात करें जो कि PV इज इक्वल टू nRT इस इक्वेशन को फॉलो करती है, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इसका मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर का बीच का जो ग्राफ है वो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और उस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। तो देखो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का जो ग्राफ है वो आपको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। अब P1 प्रेशर पर ये वाली स्ट्रेट लाइन और P2 प्रेशर पर ये वाली स्ट्रेट लाइन मिलेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन। अभी मैंने बताया था कि जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी वो प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि θ2 इज़ क्लियरली ग्रेटर देन θ1। इसका मतलब tan θ2 इज़ क्लियरली ग्रेटर देन tan θ1, यानी कि जो दूसरी वाली लाइन है उसकी स्लोप पहली वाली लाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, यानी कि जो दूसरा वाला प्रेशर है वो पहले वाले प्रेशर के कंपैरिजन में कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, राइट। और इस चीज़ के अंदर एक और ध्यान रखना कि जो हीट हम दे रहे हैं ना सिस्टम को आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, वो दोनों चीज़ों के अंदर काम आएगी। वो पार्शियली यूज़ होगी टू इंक्रीज टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी, और पार्शियली यूज़ हो जाएगी वर्क करने के अंदर, मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज करने के अंदर, गैस को एक्सपेंड करने के अंदर। तो यहाँ से भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, देखना। तो अपन सबसे पहले तो बात करते हैं वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में। आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन कितना होगा। अगेन अपन सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, W इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट dV फ्रॉम V1 टू V2। अब क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो आप इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो, तो dV का इंटीग्रेशन केवल और केवल V हो जाएगा, और जब आप लिमिट्स रखोगे तो आपका वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा P टाइम्स V2 माइनस P टाइम्स V1। और P टाइम्स V2 किसके इक्वल है, nRT2 के इक्वल, और P टाइम्स V1 किसके इक्वल है, nRT1 के इक्वल। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, W इज इक्वल टू nR टाइम्स T2 माइनस T1। ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया, nR डेल्टा T, ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। अब एक क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है जो कि बार बार पूछा जाता है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ हीट गिवन, जो हीट आप दे रहे हो उसका कितना परसेंटेज आपका वर्क के अंदर यूज हो रहा है ना। तो हमें पता है जो हीट हम दे रहे हैं वो हो जाएगी NCP डेल्टा T के इक्वल। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था। CP को हम चाहे तो लिख सकते हैं गामा टाइम्स R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, ये भी हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो डेल्टा Q हो जाएगा N टाइम्स गामा R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 टाइम्स डेल्टा T। और अभी हमने देखा कि जो वर्क डन है वो हो जाएगा NR डेल्टा T। तो अब तो अपन परसेंटेज निकाल सकते हैं, डेल्टा W को डेल्टा Q से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास में एक बड़ा सुंदर सा फॉर्मूला आ जाएगा, गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा टाइम्स 100। ये चीज़ आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है। और एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस के लिए 5/3 होती है, गामा की वैल्यू डाई एटॉमिक गैस के लिए 7/5 होती है, और गामा की वैल्यू ट्राई एटॉमिक गैस के लिए 4/3 होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं अपन आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में। इसके अंदर आपका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो आइडियल गैस की बात करें जो कि PV इज इक्वल टू nRT को फॉलो करती है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आएगा टेम्परेचर के, यानी कि जो स्लोप ऑफ PT ग्राफ है, यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और इसकी जो स्लोप है वो आपकी बार वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसके अंदर वर्क डन 0 होगा क्योंकि वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज हो ही नहीं रहा। इसका मतलब जो भी हीट आप दे रहे हो वो सीधा सीधा किसके अंदर यूज हो जाएगी, चेंजिंग इंटरनल एनर्जी और इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी कि NCV डेल्टा T। तो ये चीज़ आपको मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बताई थी कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो डेल्टा U की वैल्यू NCV डेल्टा T होती है, या डेल्टा Q की वैल्यू NCV डेल्टा T होती है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है, अलग अलग वॉल्यूम पर अलग अलग स्ट्रेट लाइंस मिल रही है, जिसकी स्लोप ज़्यादा वो वाला वॉल्यूम कम। तो यहाँ पे θ2 इज़ ग्रेटर देन θ1, यानी कि tan θ2 इज़ ग्रेटर देन θ1, इसका मतलब V2 विल बी लेस देन V1 हो जाएगा। ये आप क्लियरली रिलेट कर सकते हो। और अब अपन बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। तो
तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर कोई किसी प्रकार का हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं होता, मतलब डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 होती है। अब जो सडन बर्स्ट होते हैं या फिर सडन कंप्रेशंस जो होते हैं उनको एडियाबैटिक प्रोसेसेस माना जा सकता है, क्योंकि ये इतना तेज़ी से होते हैं कि सिस्टम को सराउंडिंग से और सराउंडिंग को सिस्टम से हीट एक्सचेंज करने का मौका ही नहीं मिलता। जैसे टायर का अचानक से फट जाना, या गैस का अचानक से कंप्रेस हो जाना, या गैस का अचानक से एक्सपेंड हो जाना। ठीक है, अब डेल्टा क्यू तो 0 है, इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा यू जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी गैस एक्सपेंड हो रही है, डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब डेल्टा यू नेगेटिव होगा, इसका मतलब आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब गैस ठंडी हो जाएगी। तो अगर एडियाबैटिकली एक गैस एक्सपेंड होती है तो इट कूल्स डाउन, और अगर एडियाबैटिकली एक गैस को कंप्रेस किया जाता है तो इट हीट्स अप। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, डायरेक्ट बच्चों आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए आप एक और इक्वेशन यूज़ कर सकते हो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, पी वी की पावर गामा जो है वो कांस्टेंट होता है। अगेन इसकी डेरिवेशन अगर आपको जाननी है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर लिख सकते हो, मैं डेरिवेशंस के ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, बट फिलहाल ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे यूज़ करना है ये इंपॉर्टेंट है। आप प्रेशर और वॉल्यूम के बीच के रिलेशन को टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच के रिलेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को यूज़ करके। तो पी की जगह आप एन आर टी डिवाइडेड बाई वी लिख सकते हो, एन आर तो कांस्टेंट है, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी कि टेम्परेचर और वॉल्यूम की पावर गामा -1 जो है वो कांस्टेंट होता है, या फिर टेम्परेचर की पावर गामा और प्रेशर की पावर गामा -1 का जो रेशियो है वो भी आपको कांस्टेंट मिलेगा। अगेन मैंने अब की बार वॉल्यूम को टेम्परेचर और प्रेशर से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ है ना, वो लगभग वैसा ही दिखाई देगा जैसा आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर था। वहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम की पावर 1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम की पावर गामा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और गामा की वैल्यू भले ही मोनो एटॉमिक गैस हो, डाया एटॉमिक हो, ट्राया एटॉमिक हो, गामा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। इसका मतलब हमारा जो ये ग्राफ है इसके अंदर जो स्टीपनेस होगी ग्राफ की, मतलब प्रेशर के गिरने की जो तेज़ी होगी ग्राफ के अंदर, वो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आपको ज़्यादा मिलेगी। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस के कंपैरिजन में प्रेशर के अंदर जो गिरावट हुई है वो बहुत ही कम चेंज इन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हो गई। मतलब प्रेशर को अगर आप P1 से P2 तक लाना चाहते हो गिराने में, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको गैस को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा, जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको काफ़ी कम एक्सपेंड करना पड़ेगा, आपका प्रेशर फटाफट से तेज़ी से गिर जाएगा। इसको कहते हैं स्टीपनेस। ठीक है, तो ये कंपैरिजन आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सेम ग्राफ के अंदर ये दोनों चीज़ें दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ कौन सा ग्राफ एडियाबैटिक प्रोसेस का है और कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस का है। अगर अपन वर्क डन की बात करें एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपन पूरी डेरिवेशन देख लेते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 P ऑफ dV। यहाँ पर क्योंकि प्रेशर को कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की पावर गामा लिखा जा सकता है, तो W जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V की पावर गामा टाइम्स dV। ठीक है, अब ये कांस्टेंट जो है इसको तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो, और 1/V की पावर गामा को आप लिख सकते हो V की पावर माइनस गामा, और उसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा V की पावर माइनस गामा +1। पावर को इंक्रीज कर देते हैं और इंक्रीज्ड पावर से डिवाइड कर देते हैं, माइनस गामा +1 से डिवाइड कर दिया। और जब अपन लिमिट्स रखेंगे, पहले अपर लिमिट एंड फिर लोअर लिमिट, तो W हो जाएगा आपका, देखो ये 1 माइनस गामा है ना, इसको तो बाहर निकाल लेते हैं। अब अपन अपर लिमिट रखते हैं, तो वॉल्यूम की पावर माइनस गामा +1 का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम की पावर 1 टाइम्स वॉल्यूम की पावर माइनस गामा, यानी कि वॉल्यूम की पावर 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की पावर गामा। ठीक है, तो वॉल्यूम की पावर 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की पावर गामा। हायर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा V2 डिवाइडेड बाय V2 की पावर गामा माइनस V1 डिवाइडेड बाय V1 की पावर गामा, अगर अपन लोअर लिमिट रखेंगे तो राइट। तो W की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/गामा-1। अब मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ अपनी इक्वेशंस को, मैं ये जो कांस्टेंट है ना इसको अंदर डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा V1 टाइम्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V1 की पावर गामा, और V2 टाइम्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V2 की पावर गामा। अब ये कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V1 की पावर गामा किसके इक्वल है, P1 के इक्वल, और कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V2 की पावर गामा किसके इक्वल है, P2 के इक्वल। तो दोनों की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा V1 P1 माइनस V2 P2, और P1 V1 और P2 V2 किसके इक्वल है, NR T1 NR T2 के इक्वल। तो हम लोग फाइनली ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। क्वेश्चन में आपको प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है या फिर टेम्परेचर दिया हुआ है। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि W जो है वो T1 माइनस T2 है।
T1 माइनस T2 का मतलब है इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। तो W पॉजिटिव होगा अगर इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा है, फाइनल टेम्परेचर कम है। W पॉजिटिव होने का मतलब है गैस का एक्सपेंड होना। इसका मतलब अगर गैस एक्सपेंड होगी तो इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, फाइनल टेम्परेचर कम होगा। इसका मतलब गैस ठंडी हो रही है। यही तो चीज़ अपनों ने पढ़ी थी। इस फॉर्मूला से एक बार हमने वापस से इस चीज़ को रिवाइज कर लिया। सो दीज फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप इनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो न्यूमेरिकल्स के अंदर। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने सिस्टमेटिक ढंग से अगर थर्मोडाइनमिक्स को पढ़ा है तो ये फॉर्मूलाज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। आपके फिंगर्स पर थ्रू अंडरस्टैंडिंग ये फॉर्मूलाज आने चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एक और प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम। इसको थोड़ा ध्यान से समझो। मान लो ये कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर है जिसके अंदर आपने एक गैस को भर रखा है। कंटेनर का वॉल्यूम V1 है या VI है इनिशियल वॉल्यूम, और कंटेनर के अंदर जो गैस को भरा गया है वो PI प्रेशर के ऊपर भरा गया है। और यहाँ पर जो दूसरा वाला हिस्सा है यहाँ पर आपने वैक्यूम क्रिएट कर रखा है, मतलब प्रेशर 0 है। अब अचानक से जब आप इस ढक्कन को खोल दोगे तो गैस एक ऐसे रीजन के अंदर एक्सपेंड होगी जहाँ पर प्रेशर 0 है। अब जब प्रेशर ही नहीं है तो गैस को एक्सपेंड होने के अंदर किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क होता है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। अब प्रेशर ही जब 0 है तो ऑब्वियसली वर्क कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो फ्री एक्सपेंशन के अंदर आपका किसी प्रकार का वर्क नहीं किया जाता सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग के ऊपर। डेल्टा W कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर हमारा 0 है, हम वैक्यूम के अंदर गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं। अब जब कोई वर्क ही नहीं किया जा रहा, गैस अपने आप ही एक्सपेंड हो रही है, इसका मतलब हमें किसी प्रकार की कोई हीट भी देने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो हीट एक्सचेंज, है ना। हमने कंटेनर की जो वॉल्स है वो ऐसी बना रखी है कि किसी तरीके से किसी प्रकार का हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा। दूसरी तरफ तो वैक्यूम है ना, वैक्यूम का मतलब तो कुछ है ही नहीं, तो वहाँ से तो वैसे भी हीट आ नहीं सकती। तो यहाँ पे कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता। डेल्टा Q क्या हो जाता है, यहाँ पर 0 हो जाता है। तो आप नोटिस कर रहे हो फ्री एक्सपेंशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर डेल्टा W 0 है। इसका मतलब इसके अंदर आइसोकोरिक प्रोसेस के गुण भी आ गए। इसके अंदर डेल्टा Q 0 है, इसका मतलब इसके अंदर एडियाबैटिक प्रोसेस के गुण भी आ गए। और आप देखोगे जब डेल्टा Q 0 है, डेल्टा W 0 है, तो डेल्टा U भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपका डेल्टा T भी 0 हो जाएगा, टेम्परेचर भी आपका कांस्टेंट रहेगा। यानी कि इसके अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस के गुण भी आ गए। अब नोटिस करना, फ्री एक्सपेंशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर आइसोकोरिक प्रोसेस के भी गुण हैं, जिसके अंदर एडियाबैटिक प्रोसेस के भी गुण विद्यमान हैं, और इसके अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस के भी गुण विद्यमान है, और इसके अंदर आइसोबारिक के भी गुण विद्यमान है। प्रेशर 0 है ना, है तो कांस्टेंट ही। लेकिन इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें क्या बोला जाता है, आपसे बोला जाता है कि बताओ फाइनल प्रेशर कितना होगा जब पूरी की पूरी गैस एक्सपेंड हो चुकी होगी दोनों तरफ, तो फाइनल प्रेशर कितना होगा। तो हम यहाँ पे आइसोथर्मल वाला गुण उठा लेंगे कि इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। फाइनल वॉल्यूम तो अपन आसानी से निकाल ही सकते हैं। कंटेनर का जो टोटल वॉल्यूम है वो हमें दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, तो हम इसको यूज़ करके PI/VI इज इक्वल्स टू PF/VF, इस फॉर्मूला को यूज़ करके फाइनल प्रेशर या फाइनल वॉल्यूम जो भी कुछ हमें निकालने के लिए कहा जाए वो आसानी से निकाल सकते हैं। और अब अपन बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस के बारे में, जिसके ऊपर हमारा नेक्स्ट लेक्चर टिका होगा, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक स्पेसिफिक साइक्लिक प्रोसेस के बारे में जानेंगे, हीट इंजन रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो वो सब कुछ साइक्लिक प्रोसेस के ऊपर ही बेस्ड है। तो साइक्लिक प्रोसेस का अभी का तो फंडा आप इतना ध्यान रख लेना कि गैस जो है इट रिटर्न्स इन इट्स इनिशियल स्टेट फॉलोइंग वेरियस स्टेप्स। कोई भी प्रोसेस को फॉलो करते करते गैस फाइनली अपनी इनिशियल स्टेट के अंदर ही आ जाती है। क्योंकि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, इसका मतलब आपका जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा वो हमेशा साइक्लिक प्रोसेस के लिए 0 होगा। और अगर आप वर्क डन निकालना चाहते हो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो यूजिंग एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व। कर्व के द्वारा कितना एरिया एनक्लोज किया गया है, इसको यूज़ करके आप आसानी से वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है आपके। अब ये तो हो गए हमारे कॉन्सेप्ट, लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स को अपन ढेर सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर अप्लाई करेंगे, तब जाके हमें असली मज़ा आएगा, तब जाके हमें लगेगा कि हाँ यार हमने वाकई कुछ सीखा है ना। सीखने का एहसास हमें तब होगा जब हम इस नॉलेज को अप्लाई करेंगे। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, द टेम्परेचर ऑफ 5 moles of gas which was held at constant volume was changed from 100 degree Celsius to 120 degree Celsius। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दिए गए हैं 5, और आपको चेंज इन टेम्परेचर दे दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस। और देखो क्या दिया हुआ है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी वॉज फाउंड टू बी 80 जूल्स। आपको डेल्टा U दे रखा है कितना, 80 जूल्स।
द टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, मतलब आपको फाइंड आउट करना है कि CV की वैल्यू क्या होगी। अब कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर ये काम हो रहा है, तो मैंने बताया था कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए डेल्टा Q कहो या फिर डेल्टा U कहो, इसकी वैल्यू हो जाती है NCV टाइम्स डेल्टा T। तो यहां से CV जो होगा वो हो जाएगा डेल्टा U डिवाइडेड बाय N टाइम्स डेल्टा T। सारी चीजें हमें गिवन है, डेल्टा U दे रखा है 80, N दे रखा है 5 और डेल्टा 2 दे रखा है 20। तो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया और 4 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 0.8 जूल पर केल्विन। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, PV plots for two gases during adiabatic processes are shown in figure. Plots 1 and 2 should correspond respectively to। अब देखो यहां पर दोनों ही जो ग्राफ दे रखे हैं दोनों ही एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो आपको पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो प्रेशर है वो वॉल्यूम की पावर गामा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जिसके लिए गामा बड़ा होगा उसका ग्राफ और भी ज्यादा स्टीप होगा। अब गामा की वैल्यू डिपेंड करती है टाइप ऑफ गैस के ऊपर। जैसे अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो गामा की वैल्यू होती है 5 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि लगभग 1.67, और अगर डाया एटॉमिक गैस है तो गामा की वैल्यू होती है 7 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि लगभग 1.4। तो क्लियरली आप नोटिस कर रहे हो कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब मोनो एटॉमिक गैस के लिए ग्राफ जो होगा वो ज्यादा स्टीप होगा, और डाया एटॉमिक के लिए कम है तो ग्राफ कम स्टीप होगा। तो ये जो हमारा सेकंड ग्राफ है जिसमें तेजी से प्रेशर गिर रहा है, ये तो पक्का किस गैस के लिए होना चाहिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। और जो फर्स्ट नंबर वाला ग्राफ है वो किसके लिए होना चाहिए, डाया एटॉमिक गैस के लिए होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी फर्स्ट गैस जो है O2 वो एक डाया एटॉमिक गैस है, और सेकंड गैस जो है He वो एक मोनो एटॉमिक गैस है। तो आप सोचो, मतलब यार ये क्वेश्चंस जो है ना वो मतलब बच्चों को बहुत ज्यादा ट्रिकी लगते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं। आप खुद डिसाइड करोगे इन क्वेश्चंस में ऐसा क्या है जो आपको डिफिकल्ट लगता है, ऐसा क्या है जो आपको ट्रिकी लगता है। तो ये चीज आपको एक बार दिमाग लगा के सोचनी है, ठीक है ना। अब अपन बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। An ideal gas undergoes for process 1 to 2 as shown in figure. The heat supplied and work done in the process delta Q and delta W respectively. The ratio of delta Q to the delta W is। अब हमें केवल और केवल इंफॉर्मेशन के नाम पे ग्राफ दे रखा है, और ग्राफ दे रखा है हमें वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का। तो आप नोटिस कर रहे हो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर VT ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है। और वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब होते हैं जब आपका प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो हमें पता पड़ गया कि यार यहां तो आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में बात करी जा रही है। अब देखो क्वेश्चन हमारे हाथ में आ चुका है। सर ने आपको डायरेक्टली बताया था कि आइसोबारिक प्रोसेस के लिए जो डेल्टा W डिवाइडेड बाय डेल्टा Q होता है वो गामा -1 डिवाइडेड बाय गामा होता है, यानी कि डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा W किसके इक्वल हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, गामा डिवाइडेड बाय गामा -1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। An ideal gas at 27 degree Celsius is compressed adiabatically to 8 by 27 of its original volume। तो मैंने आपको बताया था एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जब आप गैस को कंप्रेस करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और नोटिस करना टेम्परेचर आपको केल्विन जो SI यूनिट है उसके अंदर कन्वर्ट करके यूज करना है। तो आपको इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें 273 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। तो पक्का हमारा आंसर 300 केल्विन से ज्यादा आना चाहिए। चारों ही ऑप्शंस 300 से ज्यादा है, मतलब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, हमारा जो इनिशियल वॉल्यूम है उसको अपन मान लेते हैं VI, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है, और फाइनल वॉल्यूम जो है वो हमें दे रखा है कितना, 8 by 27 ऑफ VI।
इसका मतलब वी आई डिवाइडेड बाय वी एफ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 27 डिवाइडेड बाय 8 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो क्या टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन हमें पता है एडियाबैटिक गैस के लिए? अरे पता है, मैंने बताया था आपको कि जो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम की पावर गामा -1 है वो आपको क्या नजर आती है, कांस्टेंट नजर आती है। इसको रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे अपन कि टी एफ डिवाइडेड बाय टी आई जो होगा वो पक्का वी आई डिवाइडेड बाय वी एफ की पावर गामा -1 के इक्वल होगा, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम को दूसरी तरफ लेके जाओगे इक्वेशन के तो आप देखोगे टेम्परेचर जो है वो वॉल्यूम की पावर गामा -1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब सारी चीजें आपको गिवन है तो आपका फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा इनिशियल टेम्परेचर दैट इज 300 केल्विन टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम इज नथिंग बट 27 डिवाइडेड बाय 8। गामा आपको दे रखा है क्वेश्चन में 5 डिवाइडेड बाय 3 -1। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2/3 बचेगा, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 327 डिवाइडेड बाय 8। 2/3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं पावर 1/3 और फिर इसकी होल पावर 2। तो पहले क्यूब रूट लेंगे तो 27 का क्यूब रूट आ जाएगा 3, 8 का आ जाएगा 2 और फिर स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 300 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 75 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, पावर चली जाएगी 4, 63 और 4 हो जाएगा आपका 67। तो 675 केल्विन यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। इतना आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर मोनोएटॉमिक गैस द रिलेशन बिटवीन प्रेशर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर T इज गिवन बाय P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर C, देन वैल्यू ऑफ C विल बी। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया है और हमें ऑलरेडी बता दिया गया है कि ये कैसी प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो मैंने आपको बताया था कि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर की पावर गामा एंड प्रेशर की पावर गामा -1, ये जो रेशियो होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है। ये हम लोगों ने बात करी थी, है ना। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम की पावर गामा जो है वो कांस्टेंट होता है। अब हमें तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन चाहिए, तो PV इज इक्वल टू nRT। इसके अकॉर्डिंग आपका प्रेशर जो होगा वो हो जाएगा वॉल्यूम को रिप्लेस करते हैं अपन, जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा nRT डिवाइडेड बाय P। अब जैसे वॉल्यूम nRT डिवाइडेड बाय P आप रखोगे तो हो जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय nR, एक बार के लिए कांस्टेंट है उसको छोड़ दो, T की पावर गामा डिवाइडेड बाय P की पावर गामा, ठीक है। यानी कि P की पावर, और ये फाइनली किसके इक्वल बच रहा है, कांस्टेंट के इक्वल बच रहा है। तो इसको आप लिख सकते हो T की पावर गामा डिवाइडेड बाय P की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां तक की बात तो हमें पता है, अगर नहीं पता तो हम इस तरीके से फिगर आउट भी कर सकते हैं। अब आते हैं यहां पे, आप देख रहे हो इसका मतलब प्रेशर की पावर गामा -1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आ रही है टेम्परेचर की पावर गामा के, यानी कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आ रहा है गामा डिवाइडेड बाय गामा -1। देखो प्रेशर के ऊपर जो भी पावर है उसको अगर अपनों को हटाना है तो उतना रूट हम ले लेंगे दोनों तरफ। जैसे स्क्वायर होता है तो अपन क्यूब रूट ले लेते हैं, क्यूब होता है स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अगर क्यूब होती है पावर तो उसको हटाने के लिए अपन क्यूब रूट ले लेते हैं। तो अगर पावर गामा -1 है तो उसको हटाने के लिए अपन 1 बाय गामा -1 पावर दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे। अब हमारे हिसाब से मोनो एटॉमिक गैस है तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 5 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे हिसाब से यहां पर पावर क्या आनी चाहिए, यहां पर पावर आनी चाहिए 5 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 3 -1, यानी कि पावर आ जानी चाहिए 5 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 2 बचेगा। तो यही हमारे C के इक्वल हमें नजर आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन को ब्रेक करना सीखो, मतलब ये क्वेश्चन एक बार देखने में आपको कंफ्यूजिंग लगेगा बट आप इसके ना चीजों को पकड़ना सीखो कि सबसे पहले एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बात करी जा रही है, उसको पकड़ लो। फिर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन दिया हुआ है, हालांकि ये रिलेशन उस फॉर्म में नहीं दिया हुआ जिस फॉर्म में आपको पता है,
तो आप क्या करो कि आपको जिस फॉर्म में रिलेशन पता है उसको कन्वर्ट कर लो उस फॉर्म में जिस फॉर्म में क्वेश्चन में गिवन है, और फिर बस कंपेयर करना है आपको। आपने पावर को कंपेयर किया और आपका आंसर आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अ गैस फॉर विच गामा इज इक्वल टू 5/3 इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में बात हो रही है। द परसेंटेज ऑफ टोटल हीट गिवन दैट विल बी यूज्ड फॉर एक्सटर्नल वर्क। तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास में है। क्या होता है, गामा -1 डिवाइडेड बाय गामा टाइम्स 100। गामा हमें कितना दे रखा है, 5/3। तो 5/3 -1 डिवाइडेड बाय 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय 5/3, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स 100। तो ये 20 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। 40% आपका फाइनली आंसर आता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, अ वेसल कंटेन्स एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस विच एक्सपेंड्स एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अगेन आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में बात हो रही है। व्हेन हीट Q इज गिवन टू इट देन वर्क डन इन एक्सपेंशन इज। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि डेल्टा W डिवाइडेड बाय डेल्टा Q जो होता है वो किसके इक्वल होता है, गामा -1 डिवाइडेड बाय गामा। क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस के बारे में बात करी जा रही है तो गामा हम कितना ले सकते हैं, 5/3 ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5/3 -1 डिवाइडेड बाय 5/3 यानी कि 2/3 डिवाइडेड बाय 5/3 यानी कि 2/5। तो डेल्टा W इज नथिंग बट 2/5 टाइम्स डेल्टा Q, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो, 1 mole of an ideal gas at temperature T1 expands according to the law P/V square is equals to A। ये लॉ हमें दे रखा है। The work done by the gas till temperature of gas becomes T2। अब देखो वर्क डन से अपन शुरुआत करते हैं। तो हमारे हिसाब से वर्क डन किसके इक्वल होता है, फ्रॉम V1 टू V2 ऑफ प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। अब प्रेशर की जगह अपन क्या रख सकते हैं, A टाइम्स V स्क्वायर रख सकते हैं। तो हो जाएगा V1 टू V2 टाइम्स A टाइम्स V स्क्वायर टाइम्स dV। तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा आपका A V स्क्वायर का हो जाएगा V³ डिवाइडेड बाय 3। और जब अपन वैल्यूज रखेंगे तो V1 डिवाइडेड बाय V1 एंड V2 अपर लिमिट एंड हायर लिमिट, तो W की वैल्यू आ जाएगी A डिवाइडेड बाय 3। पहले अपर लिमिट रखेंगे तो V2 की पावर 3 माइनस V1 की पावर 3 आ जाएगा। अब देखो आंसर अगर वॉल्यूम की फॉर्म में मांगा जाता तो हम इसी आंसर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट आंसर हमसे मांगा गया है किसकी फॉर्म में, टेम्परेचर की फॉर्म में मांगा गया है। तो वो अपन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि P/V स्क्वायर इज इक्वल टू A है। यहाँ तक की बात आपको आ रही है समझ में। उसके अलावा एक आइडियल गैस इक्वेशन तो यहाँ पर यूज होगी ही होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली PV इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, nRT के इक्वल होना चाहिए। और P आपको क्या दे रखा है, A टाइम्स V स्क्वायर। तो A टाइम्स V स्क्वायर करेंगे तो A टाइम्स V³ जो है वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, nRT के इक्वल हो जाना चाहिए। तो V³ जो होगा वो हो जाएगा nRT डिवाइडेड बाय A। अब हम इसको यूज करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो V2³ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, V2³ हो जाएगा nRT2 डिवाइडेड बाय A के इक्वल। और V1³ किसके इक्वल हो जाएगा, nRT1 डिवाइडेड बाय A के इक्वल। A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, nR को बाहर निकाल लेते हैं तो nR डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स T2 माइनस T1, ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए। अब देखो n हमें 1 मोल दे रखा है तो उसकी जगह 1 रख देंगे, तो R डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स T2 माइनस T1, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस रख के थोड़ा सा चीजों को कनेक्ट करना सीखोगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको बेहद आसान लगने लगेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इज फिल्ड इन अ ट्यूब ऑफ द व्हील ऑफ अ कार एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 2 atm प्रेशर। इफ द ट्यूब इज सडनली बर्स्ट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ एयर विल बी। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो पकड़ो कि ये कौन सी प्रोसेस है। सडन प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया था, सडन प्रोसेसेस जो होती हैं वो एडियाबैटिक प्रोसेसेस मानी जा सकती है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में बात करी जा रही है किसके बारे में, प्रेशर एंड टेम्परेचर के बारे में। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए
टेम्परेचर की पावर गामा एंड प्रेशर की पावर गामा -1, ये आपको क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है रेशियो। तो रेशियो की फॉर्म में लिखोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि T2 की पावर गामा डिवाइडेड बाय T1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय P1 की पावर गामा -1। तो आपको T2 पावर गामा जो है वो मिल जाएगा यहाँ पर T1। तो पहला टेम्परेचर जो था वो 27 डिग्री सेल्सियस था। 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 300 केल्विन और इसकी पावर गामा। अब एयर जो है ना, एयर के लिए वैसे दे भी रखा है गामा कितना माना जाता है, 1.5 माना जाता है। तो गामा की वैल्यू हम ले लेंगे 1.5 को आप 3 डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हो, ठीक है, दे भी रखा है हमें यहाँ पर। P2 डिवाइडेड बाय P1, अब देखो जब टायर फट चुका है ना, ट्यूब फट चुकी है, तो फिर आप नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आ गए, मतलब 1 atm प्रेशर के ऊपर आ गए। इसका मतलब P2 का मतलब हो गया 1 atm और P1 का मतलब हो गया 2 atm। गामा की जगह 3/2 रखेंगे तो 3/2 -1। तो अब चीजें आपके लिए आसान होने वाली है। तो ये हो जाएगा 300 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 और यहां पर 3/2 -1 करेंगे तो 1/2 बचेगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/2 हो जाएगी। और यहां पे T2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 है। अब इस पावर को अगर अपन हटाना चाहते हैं तो अपनों को 2/3 पावर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो ऐसा कुछ हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू 300, इसकी पावर 3/2 है, 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1/3। ये स्टेप आपको समझ में आना चाहिए कि जो भी पावर हमें हटानी होती है ना, उस पावर से हम डिवाइड कर देते हैं बाकी सारी पावर्स को। जैसे हमें 3/2 हटाना है तो हम 3/2 से डिवाइड कर देंगे। तो 300 पर भी जैसे 3/2 लगा हुआ है, उसको हम 3/2 से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल पावर कितनी हो जाएगी, 1। जैसे 2 के ऊपर पावर कितनी लगी हुई है, 1/2, तो उसको अपन 3/2 से डिवाइड कर देंगे। अब 3/2 से डिवाइड करने का मतलब है 2/3 से मल्टीप्लाई करना। दोनों तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पे 2 की पावर 1/3 जो है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है ताकि अपन कैलकुलेशन कर सकें। तो ये हो जाएगा आपका 300 डिवाइडेड बाय 1.251। और अब अपन इसको सॉल्व करें तो लगभग 1.25 ले लेते हैं। 1.25 अगर आप लोगे तो 125 डिवाइडेड बाय 100 आप इसको लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 300 125 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये 4 टाइम्स चला गया, ये 5 टाइम्स चला गया, ये लगभग 60 टाइम्स चला गया। तो ये आ जाएगा 60 टाइम्स 4 यानी कि 240। ये केल्विन के अंदर आया है बच्चों आंसर। अब आपको अगर वापस से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे 273 माइनस करोगे इसके अंदर से तो आप देखोगे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा -33 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन दिखने में आपको लग रही होगी डिफिकल्ट है, लेकिन आप थोड़ा सा जुगाड़ लगाओगे, और मैं अक्सर ऐसे जुगाड़ लगाता रहता हूँ। अगर मेरे साथ साथ आपने ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करे होंगे तो आपको पता लग गया होगा कि मेरा कैलकुलेशन करने का तरीका काफ़ी वियर्ड्स है। तो आप कैलकुलेशन वाले पार्ट को भी आसान बना सकते हो, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं। तो नेक्स्ट देखो, 1 mole ideal gas is compressed adiabatically at 27 degree Celsius. Its temperature becomes 102 degree Celsius. The work done in this process will be. अब हमें एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में बात करी गई है और हमें वर्क डन फाइंड आउट करना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास में वर्क डन का। क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, NR डिवाइडेड बाय गामा -1 T1 माइनस T2, ये होता है फॉर्मूला, है ना। इनिशियल टेम्परेचर में से फाइनल टेम्परेचर को अपन माइनस करते हैं। तो 1 मोल है तो n की जगह तो अपन 1 रख देंगे, ठीक है। R डिवाइडेड बाय गामा -1, तो ये हो जाएगा R डिवाइडेड बाय गामा आपको दे रखा है 1.5 -1। T1 कितना दे रखा है आपको, इनिशियल टेम्परेचर कितना था 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस माइनस 20। अब इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है केल्विन में क्योंकि डिफरेंस लेने अपन। तो 27 डिग्री सेल्सियस माइनस 102 डिग्री सेल्सियस। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा R डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 27 माइनस 102 करेंगे तो कितना बचेगा, -75। और R की जगह अपन रख सकते हैं 8.314,
डिवाइडेड बाय 0.5, नेगेटिव साइन आगे ले आते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 75। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1245 जूल। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो, द वॉल्यूम ऑफ अ पॉली एटॉमिक गैस, गामा की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है, कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली टू 1 डिवाइडेड बाय 8th ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। बहुत अच्छी बात है। द ओरिजिनल प्रेशर ऑफ द गैस इज पी नॉट, द न्यू प्रेशर विल बी। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमें पता ही है कि फाइनल प्रेशर डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रेशर जो होगा, प्रेशर वॉल्यूम की पावर गामा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन्वर्स रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे वी आई डिवाइडेड बाय वी एफ पावर गामा। ठीक है, तो हमारा फाइनल प्रेशर हो जाएगा इनिशियल प्रेशर हमें दे रखा है पी नॉट, और हमें ऐसा दे रखा है कि हमारा जो वी एफ है वो 1 डिवाइडेड बाय 8 ऑफ वी आई है। इसका मतलब वी आई डिवाइडेड बाय वी एफ जो है वो है 8 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो रखो 8 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3। अब 4 डिवाइडेड बाय 3 को अपन लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड होल पावर 4, है ना, क्योंकि 8 का क्यूब रूट अपन आसानी से ले सकते हैं। तो हो जाएगा पी नॉट, 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2, तो ये बचेगा 2 की पावर 4 यानी कि 16 टाइम्स पी नॉट। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अ गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू वॉल्यूम V2, है ना, इन 3 प्रोसेसेस शोन इन द फिगर UA, UB, UC and UD represent the internal energies of the gas in state A, B, C, D। डायग्राम में भी देख लेंगे अपन। Which of the following is not correct, हमें पता लगाना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है। अब देखो, एक प्रोसेस आइसोबारिक है, एक प्रोसेस आइसोथर्मल है और एक प्रोसेस एडियाबैटिक है। अब यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है, हमें सबकी डिटेल्स पता है। हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इसका मतलब आपकी इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। गैस जो है आइडियल गैस होनी चाहिए, तो जब तक कहा नहीं चाहे तब तक अपन आइडियल गैस ही मानेंगे। तो हमारी इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब इसका मतलब इंटरनल एनर्जी एट ए और इंटरनल एनर्जी एट सी, ये आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। अब अपन पकड़ते हैं दूसरी वाली प्रोसेस को। दूसरी वाली प्रोसेस कौन सी है, ए टू बी, और ये कैसी प्रोसेस है, ये है हमारी आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, तो आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और प्रेशर कांस्टेंट रहता है इसका मतलब आपका जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। अब आप नोटिस करो, आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो आपका टेम्परेचर भी बढ़ जाना चाहिए इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, और अगर आपका टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए तो आपकी इंटरनल एनर्जी को भी इसके साथ साथ बढ़ जाना चाहिए। इसका मतलब बी पर जो इंटरनल एनर्जी होगी वो ए के कंपैरिजन में पक्का ज्यादा होगी। ठीक है, ये भी चीज आप ध्यान रखना। और लास्ट प्रोसेस के बारे में अगर अपन बात करें, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अगर अपन एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जब आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो, जब गैस एक्सपेंड होती है तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। ये मैंने स्पेशली आपको बताया था। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो आपकी इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब डी पर जो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू होगी वो पक्का लेस देन ए होगी। अब देखो, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है कि यूडी माइनस यू ए इज, यूडी इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, यूडी माइनस यू ए इज लेस देन 0। ठीक है, तो यूडी माइनस यू ए इज लेस देन 0, ये तो क्या हो गया, आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। यूबी माइनस यू ए इज ग्रेटर देन 0, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, है ना। और यूसी इज इक्वल टू यू ए, है ना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, यूसी माइनस यू ए इज इक्वल टू 0, तो ये भी आपका क्या हो गया, एक करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो केवल और केवल एकमात्र स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट है, और इसी को हमें टिक करके आना था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमें टिक करना है, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो,
द मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एन आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम आर डिनोटेड बाय Cp एंड Cv, हमें भी पता है. गामा इज इक्वल टू Cp डिवाइडेड बाय Cv, हमें भी पता है. R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, हमें भी पता है. देन Cv इज इक्वल टू, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, Cv इज नथिंग बट R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1. ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए. During an adiabatic process, the pressure of gas is found to be proportional to the cube of its temperature. Pressure is found to be proportional to cube of its temperature. और हमारे हिसाब से टेम्परेचर की पावर गामा एंड प्रेशर की पावर गामा माइनस 1 का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है. इसका मतलब प्रेशर की पावर गामा माइनस 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की पावर गामा की. इसका मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की पावर गामा डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 के. तो डायरेक्ट अपन कंपेयर कर लेते हैं कि हमें गामा डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है. यानी कि गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 गामा माइनस 3, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 गामा इज इक्वल टू 3. तो गामा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 डिवाइडेड बाय 2. ये आपका आंसर आ जाना चाहिए. ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाना चाहिए. अब ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे मतलब इसको डिफिकल्टी महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर सकते हैं. वो टी की पावर सी वाला पहले भी किया था, यहां पर भी कर रहे हैं. तो अब आपको पकड़ में आ जानी चाहिए मतलब ये चीज. अब ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं दिखे तो आपके लिए फिर ये ट्रिकी क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, आसान क्वेश्चन होने चाहिए. राइट, नेक्स्ट देखते हैं अपन. 1 mole of an ideal monoatomic gas undergoes a process described by the equation PV power gamma is equals to constant. The heat capacity of the gas during this process. इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि सर ने बताया था कि जब P टाइम्स V की पावर X इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस इक्वेशन को फॉलो करने वाली किसी प्रोसेस के बारे में बात करी जाए और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछी जाए, तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 या यूं कह लो CV प्लस R डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स. अब हमें x यहां पर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है. तो बस हो गया हमारा काम. ये हो जाएगा R, गामा मोनो एटॉमिक गैस है तो गामा कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3. 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 बाय 3, यानी कि बचेगा 3 बाय 2 R. और यहाँ पे बच जाएगा आपका माइनस का R डिवाइडेड बाय 2. तो 3R माइनस R गए तो बचेगा पॉजिटिव 2R डिवाइडेड बाय 2. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा R. तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए. नेक्स्ट देखो, इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गामा, the change in internal energy of a mass of gas when the volume changes from V to 2V at constant pressure P is, है ना. अब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर काम हो रहा है ना, और हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना है. अब हमें पता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, NCV डेल्टा T के इक्वल होता है. किसके इक्वल होता है, NCV डेल्टा T के इक्वल होता है. अब नोटिस करो, PV इज इक्वल टू होगा nRT, प्रेशर तो कांस्टेंट है तो P मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, nR मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T के इक्वल हो जाएगा. अब देखो हमारा वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है, फाइनल वॉल्यूम है 2V और इनिशियल वॉल्यूम था V इज इक्वल टू nR डेल्टा T, यानी कि P टाइम्स V किसके इक्वल हो जाना चाहिए, nR डेल्टा T के इक्वल हो जाना चाहिए. तो यहां से हमें n टाइम्स डेल्टा T की वैल्यू पता पड़ गई, कितनी आ जाएगी, PV डिवाइडेड बाय R. और ये हम यहां पर यूज कर लेंगे, तो यहां पर यूज करेंगे तो डेल्टा U की वैल्यू मिल जाएगी हमें CV. CV इज नथिंग बट R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 multiplied by n times delta t, and n times delta t is nothing but PV divided by R. R से R चला गया तो डेल्टा U की वैल्यू आ जाएगी PV डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1. PV डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1. ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मोलर हीट कैपेसिटी इन अ प्रोसेस ऑफ अ डायटोमिक गैस
इफ इट डज अ वर्क ऑफ Q by 4 व्हेन अ हीट Q इज सप्लाइड टू इट। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा कि ये कैसी प्रोसेस है, तो हम लोग इसके बारे में कुछ भी अज्यूम भी नहीं करेंगे। हम लोग तो हमारे बेसिक लॉज के ऊपर चले जाएंगे। तो हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो अमाउंट ऑफ हीट गिवन है दैट इज गिवन एज Q, वो किसके इक्वल हो जानी चाहिए, डेल्टा U। अब डेल्टा U जो होता है ना वो हमेशा किसके इक्वल होता है, NCV डेल्टा T के इक्वल होता है। प्लस वर्क डन कितना दे रखा है हमें, Q डिवाइडेड बाय 4 दे रखा है। तो यहां से हमें पता पड़ गया कि NCV डेल्टा T जो होगा हो जाएगा Q माइनस Q बाय 4 दैट इज 3Q डिवाइडेड बाय 4। तो सबसे पहले तो हमें इसको पकड़ना है। फिर हमारी जो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट ऑफ हीट गिवन है वो किसके इक्वल होती है, N टाइम्स स्पेसिफिक हीट फॉर दैट प्रोसेस मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो ये सेकंड चीज हमें पकड़नी है। अब आप नोटिस करो कि अगर आप इस इक्वेशन से डिवाइड करोगे, 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपका N और डेल्टा T कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर तो बचेगा C डिवाइडेड बाय CV और इधर बचेगा Q डिवाइडेड बाय 3Q डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, Q से Q कैंसिल आउट हो गया तो ये बचेगा 4 डिवाइडेड बाय 3। तो हमें पता पड़ गया कि हमारी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो होनी चाहिए 4 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स CV। अब CV कितनी होगी ये तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं। CV जो है उसका फॉर्मूला हमें पता है, होता है R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। और क्योंकि डायटोमिक गैस मेंशन कर रखा है तो डायटोमिक गैस के लिए गामा कितना होता है, डाया एटॉमिक गैस के लिए गामा होता है 7 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पे अपन वैल्यूज रखते हैं तो हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय R डिवाइडेड बाय 7 बाय 5 माइनस 1। 7 बाय 5 माइनस 1 करोगे 2 बाय 5, 5 ऊपर चला जाएगा तो 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 R डिवाइडेड बाय 2। और जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 10 R डिवाइडेड बाय 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। तो बच्चों ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ना आप डायरेक्ट फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पर फिर आपको मिरेकल सीरीज का पूरा जो वीडियो आपने देखा है उससे जो अंडरस्टैंडिंग आपकी जनरेट हुई है वो आपकी यहाँ पर काम आएगी, है ना। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको यूज करनी है।